हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हमने जो नया बैच स्टार्ट किया है 2024-25 के लिए बीए थर्ड सेमेस्टर की मेडाइवल हिस्ट्री अगर आपने ले रखी है तो इसका यूनिट नंबर 1 हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं। इसका सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर विजिट करके इसका सिलेबस देख लीजिएगा, जिससे आपको एक आइडिया हो सके कि हम क्या क्या पढ़ाते जा रहे हैं और कौन कौन सी चीजें अभी कवर करनी बाकी है। ओके, तो डे 1 इसका हो चुका है। पहले डे 1 पे हमने जो इसका यूनिट का नाम है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों में चाहे पुर्तगाली कंपनी है, अंग्रेज है, डच है, फ्रांसीसी है, इन सब के बारे में एक ओवरव्यू हमने वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, इन सब के बारे में एक ओवरव्यू डे 1 में दे दिया है कि होता है क्या, ये कैसे क्या हुआ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है भारत में पुर्तगालियों का आगमन, उनका शक्ति विस्तार और उनका पतन। ये सब कैसे होता है कि भारत में पुर्तगाली आते कैसे हैं, इनका शक्ति विस्तार कैसे होता है, साम्राज्य कैसे बनता है और इनका अंत कैसे हो जाता है। अब ये भारत में आया कैसे, इस पे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में खोज किया भारत की, एंड वहां पर उसकी दोस्ती थेमोरिन से हो जाती है जो वहां कालीकट का राजा होता है, और वहां से उसकी दोस्ती होने की वजह से वहां पे व्यापार करता है। व्यापार करके फिर 4-5 सालों में वो वापस जाता है, और वहां पर वापस जाने के बाद ये जितना भी उसका खर्चा हुआ होता है उससे 60 गुना ज्यादा मुनाफे में वहां पर सारी चीजें सेल करता है और एक अमीर व्यक्ति बन जाता है, जिससे एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि भारत में क्या है। फिर वहां से पुर्तगाली लोग भारत में आते हैं और फिर शुरू होती है रियल में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना। अब ये 4 चरणों में होकर के गुजरता है पुर्तगाली साम्राज्य। अब आओ देखते हैं कौन कौन से चरण है। जैसे पहला चरण इसमें आता है आपका कि जब ये वास्को डी गामा वापस गया, उसके बाद जब आना स्टार्ट हुआ और लोगों ने रहना स्टार्ट किया, पुर्तगालियों ने यहाँ पे अपना एक सिस्टम बनाना स्टार्ट किया, तो इन्होंने सशक्त व्यापारिक नीति अपनाई। सशस्त्र व्यापारिक नीति यानी कि व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ अपने प्रोटेक्शन के लिए सेना और शस्त्र का भी उपयोग करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और उसके लिए भी उन्होंने थेबोरिन से सपोर्ट मांग लिया। ओके, फिर सपोर्ट के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष एक सशस्त्र पुर्तगाली जहाज आता था, मतलब एक जहाज भर करके शस्त्र आते थे और लोग आते थे, सेना आती थी, और यहां से माल लेकर के वही जहाज वापस चली जाती थी। फिर अगले साल शस्त्र और पूरा लोगों के साथ, सेना के साथ आती थी। तो जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे पुर्तगालियों की सेना और शस्त्र दोनों इनके साथ आ गए, जिससे एक पावर इनकी स्थापित होनी स्टार्ट हो गई। ओके, तो इन्होंने इससे कालीकट, कोचिन, कन्नौर, इन सब में व्यापारिक किलेबंदी कर ली, यानी कि मतलब यहां पर व्यापार करने का पूरा पूरा इन्होंने अधिकार जमा लिया अपना, क्योंकि इनके पास सेना भी थी, पैसे भी थे, व्यापार करने भी आते थे, और यहां से ले जाकर जब वहां पर बेचते थे लाभ भी कमाते थे। तो इन्होंने कोचिन, कन्नौर, कालीकट, इन सब जगहों पर किलाबंदी कर ली अपनी। थेमोरिन से क्योंकि इनकी घनिष्ठता थी, वहां का जो शासक था उससे घनिष्ठता थी, जिससे अरबों का काफी नुकसान हुआ, क्योंकि इससे पहले अरब ही भारत में व्यापार किया करते थे, क्योंकि वो 9वीं शताब्दी के आसपास अरब भारत में आए थे और तब से व्यापार चल रहा था। लेकिन इनकी वजह से, इनके आ जाने की वजह से क्या हो गया कि अब इनको, अरबों को काफी नुकसान होने लगा, और इनकी क्योंकि थेमोरिन से दोस्ती बन गई थी, और इस वजह से क्योंकि थेमोरिन को भी फायदा मिल रहा था, प्रॉफिट, और ये वहां पे ले जाके बेच रहे थे तो इनको भी काफी प्रॉफिट मिल रहा था। तो दोनों का ये काम चल रहा था, तो एक अच्छे तरीके से बिजनेस भी चल रहा था, और धीरे धीरे ये लोग साम्राज्य भी बनाने लग गए थे। अब द्वितीय चरण में क्या होता है, 1505 ईस्वी में अल्मोड़ा को भारत में गवर्नर बना करके भेजा जाता है। अब इसने नीले पानी की नीति अपनाई, यानी कि हिंद महासागर, जो कि नीला पानी जिसको हिंद महासागर कहते हैं, कि हिंद महासागर से रिलेटेड जितने भी पोर्ट हैं, बंदरगाह है, उन पर कब्जा कर लेना, कि वहां से जो भी चीजें जा रही हैं वो इनकी हो। तो इस नीति में इन्होंने मालाबार का तट और अफ्रीका का पूर्वी तट पर अधिकार कर लिया, जिससे अरबों की ताकत को काफी नुकसान पहुंचा और काफी नष्ट हो चुका अरबों का ताकत। और 1509 में ये फिर वापस चला जाता है अल्मोड़ा। यहां तक 1505 से 1509 तक 4 सालों तक इस तरह की चीजें होती है। धीरे धीरे अलग अलग तटों पर, अलग अलग जगहों पर अधिकार जमने लगता है। यहां से 1509 के बाद स्टार्ट होती है रियल जर्नी ऑफ पुर्तगाली साम्राज्य। पुर्तगाली साम्राज्य की, पुर्तगाली एम्पायर की रियल नींव पड़ती है तृतीय चरण में, जब अल्बुकर्क भारत आता है 1509 में, जब अल्मोड़ा को हटाया जाता है गवर्नर से, और अल्बुकर्क को भारत में गवर्नर बना करके भेजा जाता है पुर्तगाली सेना का, पुर्तगाली व्यापार का। अल्बुकर्क को फाउंडर माना जाता है, रियल फाउंडर माना जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का, कि पुर्तगाली साम्राज्य की अगर किसी ने नींव रखी है ना, कोई फाउंडर है, तो वो कौन है, अल्बुकर्क है। अल्बुकर्क अपने आप में काफी ज्यादा सक्षम व्यक्ति था, जो सेना को, व्यापार को, दोनों को साथ लेकर के चल सकता था। तो पुर्तगाली साम्राज्य व शक्ति का विस्तार करना अल्बुकर्क का मेन काम था। 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के सुल्तान को हराया, क्योंकि इसको पता था कि अगर व्यापार हमें करना है तो सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा जो बिजी पोर्ट हो सकता है वो है गोवा का पोर्ट, और गोवा का पोर्ट था उस समय बीजापुर के सुल्तान के अंडर। तो 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के सुल्तान को हराया और गोवा को क्या किया, छीन लिया इनसे।
फिर इसके बाद इसने मालवा और फारस की खाड़ी में भी विजय प्राप्त की। होरमुज द्वीप पर भी इसने अधिकार कर लिया और कोचिन में एक मजबूत किला बनाया जिससे इनकी एक साम्राज्य की बहुत मजबूत जो है स्थापत्य हो जाता है। गोवा में इसने विवाह का कॉन्सेप्ट भी लॉन्च किया। विवाह का कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि इसने अपने पुर्तगाली लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप भारतीय, गोवा की जो भारतीय महिलाएं हैं ना, उनसे विवाह करो, बच्चे पैदा करो, अपना साम्राज्य बनाना है तो हमारे पास पॉपुलेशन भी हमारी होनी चाहिए और कहीं ना कहीं भारतीयों से एक संबंध भी बन जाएगा। तो इसलिए विवाह का प्रस्ताव भी इसने रखा। तो ये टाइम पीरियड चलता है अल्बुकर्क का। चौथे चरण में क्या होता है ना कि अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है 1515 ईस्वी में। 9 से 15 5-6 साल इसका शासन होता है। अच्छा खासा एक साम्राज्य की स्थापना करके ये जा चुका होता है, लेकिन फिर इसकी मृत्यु होती है जहां से थोड़ी सी चीजें बदलती हैं। उसके बाद लोपासारस को गवर्नर बना करके भेजा जाता है और इसने भी काफी कुछ काम किया। लोपासोरस ने, इसने श्रीलंका, चटगांव, बंबई, मद्रास, हुगली, इन सभी जगहों पर धीरे धीरे क्या किया, स्थापित अपना बना लिया, अपना पावर स्थापित कर लिया। दमन हो गया, द्वीप हो गया, ब्लासिट हो गया, बेसिन, इन सब पर अधिकार कर लिया और 17वीं शताब्दी से पूर्व तक काफी ज्यादा हद तक इन सारी जगहों पर इनका अधिकार हो चुका था, पुर्तगालियों का अधिकार आ चुका था। इसके बाद क्या होता है कि परिस्थितियां धीरे धीरे विरुद्ध होती गई क्योंकि अंग्रेज भी भारत में आ गए थे और धीरे धीरे ये सारा कुछ अंग्रेजों के अधीन होता चला गया। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया और यहां से स्टार्ट होती है इनके पतन की कहानी, जब अल्बुकर्क की मृत्यु होती है और थोड़ा सा कोशिश करता है लोपसारस, बट धीरे धीरे इनके पतन की स्टार्टिंग हो चुकी होती है एंड विथ टाइम ये चीजें धीरे धीरे कमजोर ही होती है क्योंकि अगर आपने एक साम्राज्य बना दिया है तो यूं ही खत्म नहीं हो जाएगा, उसको खत्म होने में भी टाइम लगता है और बनने में भी टाइम लगता है। ओके, तो हमने ये देख लिया कि किस तरह से इनका आगमन हुआ, शक्ति विस्तार हुआ। अब बात करते हैं इनके पतन की, कि भारत में पुर्तगालियों के पतन के पीछे कारण क्या थे, रीजन क्या थे जिसकी वजह से पुर्तगालियों का भारत में एंड हो गया। ऐसा क्या रीजन बना? तो देखो, सबसे पहला रीजन है कि 1580 ईस्वी में स्पेन पर का पुर्तगालियों पर अधिकार हो गया। पुर्तगाली भारत में साम्राज्य बनाने में लगे हुए थे, इनके ही देश को हड़प लिया किसने? स्पेन वालों ने। तो स्पेन ने आक्रमण किया और पुर्तगाल को ही जीत लिया। ये भारत में साम्राज्य बना रहे थे, वहां पुर्तगाल चला गया हाथ से। जब 1580 में स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार हो गया तो स्पेन शासकों की ज्यादा रुचि ही नहीं रही भारत में। इनको भारत से कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अधिकार कर लिया, हम तो अपना मौज करेंगे। तो जब इनका कोई रुचि नहीं दिखा तो इन्होंने सहायता नहीं दिया कुछ भी, कि अगर भारत में कुछ चीजों की जरूरत है, कहीं पे युद्ध करना है, कुछ चीजें हैं, पैसे, सेना, किसी चीज में कोई हेल्प नहीं मिल रही थी पुर्तगाल का स्पेन का पुर्तगाल पे कब्जे के बाद। तो इसके बाद डच और मराठाओं ने धीरे धीरे करके इनको हराना स्टार्ट कर दिया और यहां से धीरे धीरे शुरुआत हो गई इनके हारने की और ये प्रोसेस चलता रहा। दूसरा चीज है विजयनगर साम्राज्य से सहायता। विजयनगर साम्राज्य से पुर्तगालियों को काफी सहायता मिलती थी, लेकिन क्या हुआ बीच में कि 1565 ईस्वी में राक्षसी तंगड़ी युद्ध में जो है विजयनगर का अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो विजयनगर से जो सहायता मिलती थी पुर्तगालियों को, वो सहायता भी खत्म हो गई। तो आप देख रहे हो, पुर्तगाल से इनको सहायता ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। विजयनगर से जो सहायता मिलता था थोड़ा बहुत, तो विजयनगर ही समाप्त हो गया प्रॉपर्ली, तो वहां से सहायता खत्म हो गई। अल्बुकर्क के बाद सारे जो अधिकारी आए ना, वो अयोग्य रहे, उतना अच्छे से उन्होंने डील नहीं कर पाए प्रशासन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। तो धीरे धीरे वो पतन स्टार्ट हो गया। जब आपका लीडर नहीं अच्छा होगा ना, तो आप कितने भी पावरफुल हो जाओ, किसी काम के नहीं है। फिर इसके बाद जो अधिकारी आए, वो अधिकारी भ्रष्ट रहे, रिश्वतखोर रहे और लालची रहे। और जब इस तरह के अधिकारी आएंगे तो वो जन समर्थन नहीं मिल पाएगा उनको, तो इनको जन समर्थन नहीं मिलेगा और जिनको जन समर्थन ना मिले जिस नेता को, उस नेता की तो लुटिया डूब गई। समझ रहे? तो यहां पर इनको जन समर्थन नहीं मिला। दूसरी चीज कि ये जो पुर्तगाल था ना, ये काफी छोटा देश था, सीमित संसाधन थे और काफी दूर भी था भारत से। तो वहां से एक तो पहले ही स्पेन वाले नहीं आना चाहते थे, फिर उन्होंने देखा यार हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, साधन भी नहीं है, हमारा छोटा सा देश है, हम यहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं, तो हम यहाँ से पैसे अपने भेज दें भारत को। तो इन्होंने वो भी कर दिया कि नहीं भेजेंगे, सीमित संसाधन था और इतना दूर था कि यार 3 महीने लगते थे, 90 दिन लगा था जो है वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में। तो इतना लंबा साधन, इतना सारी कुछ खर्चा करके हम क्यों करें? तो ये भी एक बड़ा रीजन था कि सहायता नहीं मिली। अगला चीज है ब्राजील की खोज से ध्यान हटना। धीरे धीरे क्या हुआ कि पुर्तगाली नाविकों की खोज की शैली तो चली रही थी, खोज वो करे जा रहे थे और इस बीच में उनको ब्राजील मिल गया। जब ब्राजील मिल गया तो ब्राजील पे ज्यादा फोकस हो गया और भारत से फोकस हटना स्टार्ट हो गया। तो जब आपका फोकस जाएगा तो आपके हाथ से चीजें भी चली जाती हैं। अगला चीज है आपका कि पहले मुगलों से इनकी फाइट हुई, पहले मुगलों से इन्होंने आज्ञा लिया, फिर अवज्ञा हुआ, फिर आज्ञा लिया और फिर धीरे धीरे मुगलों से इनका मुठभेड़ हुआ, फिर मराठाओं से मुठभेड़ हुआ। मतलब ये हमेशा कहीं ना कहीं लड़ाई ही करते थे। कभी ऐसा टाइम नहीं आया जब ये बोल सके कि यस वी आर इन पावर और हमने सब कुछ डोमिनेट कर दिया है। तो ये कभी पांव जमा ही नहीं पाए भारत में, ये कभी प्रॉपर रूप से कि पांव ही जमा ही नहीं पाए कि ये पूरा कब्जा हमने कर लिया, ऐसा हुआ ही नहीं। ओके,
इसके बाद क्या हुआ कि इनके काफी यूरोपीय प्रतिद्वंदी भी आ गए। जब भारत से पुर्तगाली सामान लेकर के जाते, कच्चा माल लेकर के जाते, बेचते और अमीर होते, तो ये चर्चाएं पूरे यूरोप में हो गई थी। तो अलग अलग जगहों से भी लोग आने लग गए थे भारत में, चाहे वो अंग्रेज हों, डच हों, फ्रांसीसी हों, ये सब आए। और ये सब कहीं ना कहीं कंपटीशन बन गए पुर्तगालियों के लिए, और धीरे धीरे इनके में आपस में भी काफी लड़ाइयां वड़ाइयां होती रही, और जिसकी वजह से पुर्तगालियों को भारत छोड़ना पड़ा। धार्मिक नीतियां भी इनकी थी काफी, जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग थी कि ये ज्यादातर अपने धर्म में लोगों को जोड़ना चाहते थे, इंडियंस को, हिंदूज, मुस्लिम्स, इनको अपने धर्म में जोड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से भी इनका काफी विद्रोह किया गया। तो ये सारे रीजन्स कहीं ना कहीं मिल करके पुर्तगाल साम्राज्य को धीरे धीरे करके कमजोर करते चले गए। एंड विद इन 100 एंड 150 ईयर्स के अंतर्गत ये सारा कुछ पूरा जो साम्राज्य इनका बना भी और खत्म भी हो गया। तो ये रहा पूरा प्रोसेस भारत में पुर्तगालियों के आगमन का, इनके शक्ति विस्तार का और इनके पतन का। तो आज की वीडियो में हमने समझ लिया कि कैसे इनका उदय हुआ, इनका विस्तार कैसे हुआ और पतन कैसे हुआ। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से अलग जो दूसरे यूरोपीय प्रतिद्वंदी है, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, इनका भारत में आगमन कैसे हुआ और किस तरीके से ये भारत में आगे बढ़े और इनका क्या प्रोसेस रहा, कैसे इनका उदय हुआ, शक्तिकरण हुआ, पतन हुआ, वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। पहली बार आए हैं तो विजिट करके जरूर देखिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वैल्यूएबल है तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब।